नाम याद रखना ही है, सब एग्जाम में आ सकता है। गौण स्कीमेटा की अवस्था 8 से 12 माह। गौण स्कीमेटा सीटेट में एक प्रश्न आया हुआ है यहां से। यहां बच्चे की दो विशेषताएं आपको याद रखनी। एक प्रश्न सीटेट में आया हुआ है गौण स्कीमेटा। बच्चा उद्देश्य और उसके साधन में अंतर करना शुरू कर देगा। पहले, इससे पहले वाली अवस्था में वो उद्देश्य और साधन दोनों को एक ही समझता है कि जो उद्देश्य है वही साधन है और साधन है वही क्या है, उद्देश्य है। यहां उन दोनों में डिफरेंस करना शुरू कर देगा। और दूसरा एक सीटेट में प्रश्न आया था, ए बी खोज त्रुटि विधि। ए बी खोज त्रुटि विधि ये क्या होती है? ए जगह पे कोई वस्तु रखी हुई है, उसको बी जगह पे खोजेगा, बी पे रखी हुई उसको कहां खोजेगा, ए जगह पे खोजेगा। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है बच्चे में? 8 से 12 माह में। लिख लो, लक्ष्य तथा उसके साधन में अंतर करना। लक्ष्य तथा उसके साधन में क्या करना? अंतर करना। लक्ष्य तथा उसके साधन में अंतर करना। तथा ए बी खोज त्रुटि विधि का प्रयोग। तथा ए बी खोज त्रुटि विधि का प्रयोग। ए बी खोज त्रुटि विधि क्या होती है? ए जगह पे रखी वस्तु को बी जगह पे, बी जगह पे रखी वस्तु को ए जगह पे खोजना, इसको बोलते हैं ए बी खोज। तो ये वर्ड याद रखियो थे, ए बी खोज त्रुटि विधि। कौन सी अवस्था की विशेषता है? गौण स्कीमेटा की। मतलब क्या होता है? ए जगह पे रखी वस्तु को बी जगह पे खोजता है, बी पे रखी वस्तु को ए जगह पे खोजता है। इसको गौण स्कीमेटा की विशेषता माना जाता है। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न सीधा पूछा था कि ए बी खोज त्रुटि विधि का संबंध पियाजे ने किस अवस्था से माना था। वहां ये नाम नहीं लिखा हुआ था, वहां सीधा लिखा था संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो याद रखना है इसको। पांचवी अवस्था का नाम है तृतीय प्रतिवर्त क्रिया। तृतीय प्रतिवर्त क्रिया 12 से 18 माह। 12 से 18 माह तृतीय प्रतिवर्त क्रिया। एक लाइन लिख लो, एक मायने, प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तुओं के गुणों की खोज करता है। प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तुओं के गुणों की खोज करता है। प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तुओं के गुणों की खोज करता है। प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तुओं की क्या करता है? गुणों की खोज करता है। ये तृतीय प्रतिवर्त क्रिया है 12 से 18 माह। याद हो तो कर लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं पार्ट नहीं, बस अपन रिस्क लेना नहीं चाहते इसलिए पढ़ रहे हैं। अंतिम है मानसिक संयोग द्वारा, मानसिक संयोग द्वारा साधनों के खोज की अवस्था। यह है 18 से 24 माह। मानसिक संयोग द्वारा साधनों के खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज की अवस्था। नाम याद कर लेना ठीक रहेगा। इसका इतना सा मतलब होता है कि बच्चा इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो वहां जो वस्तु स्थायित्व लिखाया था उसको नाम लिख लो, इसमें वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 माह। ये 6 उप अवस्थाएं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। संवेदी गामक अवस्था में सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स क्रियाएं पाई जाती हैं। रिफ्लेक्स क्रियाओं के विकास के आधार पर इसके 6 पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं? 6 पार्ट किए गए हैं। पहली अवस्था कौन सी थी?
सहज प्रतिवर्त, एक माह में बच्चा केवल चूसेगा, दूसरे में उन सहज क्रियाओं को बार बार रिपीट करेगा, चूसना, हंसना, रोना, चिल्लाना। तीसरी अवस्था में सहज क्रियाएं कम हो जाएंगी, वो गामा क्रिया करना शुरू कर देगा, पकड़ना, फेंकना, ठीक है, दौड़ना, ये सब सिरे मतलब वस्तुओं को फेंकना, दौड़ना तो कर नहीं करेगा। उसके बाद जो है चौथी अवस्था में क्या करेगा, वो लक्ष्य और साधन में डिफरेंस करना शुरू कर देगा और ए बी खोज त्रुटि विधि का प्रयोग करेगा। पांचवें में वस्तुओं के गुण क्या होते हैं, इस वस्तु की क्या विशेषता और क्या नहीं है, ये खोजेगा। और छठे में उसमें वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। ये पहली अवस्था आपकी कंप्लीट होती है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो तो इस अवस्था का नाम सहज क्रिया याद रखना, संवेदना शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना और वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति, ये तीन विशेषता जरूर याद करना। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो तो। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बहुत प्रश्न आए हैं रीट के एग्जाम में इसमें। पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल। कार्यकाल है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कार्यकाल क्या है, 2 से 7 वर्ष। परी ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। लिख लिया। पहला प्रश्न पूछेगा दूसरी अवस्था का नाम कार्यकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 3-4 सामान्य विशेषता लिख लो, फिर मैं इसका डिवाइडेशन करके समझाऊंगा आपको। लिखो सूचकता का विकास। पहली विशेषता इस अवस्था की सूचकता। सूचकता जानो कि बच्चों अपनी भाषा गमाए ने संकेत और चिन्ह को प्रयोग करे लाग जा। संकेता की बाताऊं आपकी बात रख दे और आगला की संकेता की बात समझ लाग जा। इन आपा बोला सूचकता को विकास के बोला सूचकता, यानी सिंबल्स में बात करना, संकेतों में बात करना, संकेतों में बातों को समझना। तो आगे लिख लेना, बच्चे की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। बच्चे की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास, बच्चे की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास जिसमें वह संकेत और चिन्ह का प्रयोग करता है। बच्चे की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास जिसमें वह संकेत और चिन्ह का प्रयोग करता है। आया नहीं है बट फिर भी याद रखना, बच्चे की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास कहां होता है, 2 से 7 वर्ष में होता है। मौखिक भाषा में वो किसका प्रयोग करेगा, संकेत और चिन्ह का प्रयोग करेगा। संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना, इसको क्या नाम दिया है इसने, सूचकता का विकास। ठीक है ना, मतलब साइन के माध्यम से व्यक्त करना चीजों को, उसको सूचकता बोलते हैं आप। नंबर 2 पे भाषा विकास की संवेदनशील अवधि, ये सीटेट में आया हुआ है। भाषा विकास की संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव स्टेज है। भाषा विकास की संवेदनशील अवधि ये आया हुआ है। संवेदनशील का मतलब समझते हैं आप, सेंसिटिव का मतलब समझते हैं। बच्चे की भाषा का सबसे अधिक विकास यहां पे होता है। तो बच्चे की भाषा अच्छी बनेगी तो भी यही बनेगी और खराब होगी तो भी यही बनेगी। इसलिए भाषा विकास पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, वो 2 से 7 वर्ष में दिया जाना चाहिए। यदि यहां भाषा गलत बन गई तो हमारी लाइफ टाइम वो लगभग गलत ही रहती है, याद रखना। 3 नंबर पे बच्चे में अनुकरण और अभिनय की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास, ये भी आया हुआ है। बच्चे में अनुकरण व अभिनय की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास। बच्चे में अभिनय व अनुकरण की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास। अभिनय व अनुकरण की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास, ये आया हुआ प्रश्न है। मतलब ये भी हो सकता है कि नकल करने की प्रवृत्ति बच्चे में सबसे अधिक होती है। बच्चा जैसा देखेगा उन चीजों को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो अभिनय और अनुकरण करने की सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, वो यहां पाई जाती है। एक प्रश्न अभी आया था DSSB की जो लास्ट एग्जाम थी, उसमें प्रतीकात्मक खेल बच्चा सबसे अधिक कहां खेलता है।
प्रतीकात्मक खेल जानो के वही अभिनय करने वाले, नाटक करना, ठीक है। तो प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक, ये भी लिख लेना। प्रतीकात्मक खेल इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतीकात्मक खेल इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बहुत सिंपल सी विशेषताएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक का कार्यकाल है 2 से 7 वर्ष, यानी पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा इसके अंतर्गत आ गया। यहां बच्चा अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसको अपन सूचकता बोलते हैं। यहां बच्चे की मौखिक भाषा का सबसे अधिक तेज विकास होता है। यहां बच्चा सबसे अधिक अभिनय करता है, नाटक करता है, अनुकरण करता है। यहां पे बच्चा प्रतीकात्मक गेम खेलता है और यहां भाषा विकास की सबसे सेंसिटिविटी पाई जाती है, क्योंकि बच्चे की भाषा बनती भी इस अवस्था में है और बिगड़ती भी इस अवस्था में। अब इसका मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करवा रहा हूं। ये तो नॉर्मल पार्ट था, यद्यपि इनमें सभी भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, याद रखना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 भाग हैं। एक है प्राक संप्रत्यात्मक, लिख लो। प्राक संप्रत्यात्मक का मतलब होता है प्री कॉन्सेप्चुअल। और एक होता है अंतः प्रज्ञात्मक। इंट्यूटिव। ये होती है 4 से 7 वर्ष अंतः प्रज्ञात्मक। ये होती है 2 से 4 वर्ष। एक प्राक संप्रत्यात्मक है, प्री कॉन्सेप्चुअल है, और दूसरी है अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था। INTUITIV, इंट्यूटिव, 4 से 7 वर्ष। और एक है 2 से 4 वर्ष, जिसको अपन बोलते हैं प्राक संप्रत्यात्मक। ये डिवाइडेशन याद रखना, रिट में आया हुआ प्रश्न है। प्राक संप्रत्यात्मक और अंतः प्रज्ञात्मक। अब मैं दोनों पढ़ा रहा हूं आपको डिटेल से, इन दोनों को समझना बहुत अच्छे से। बहुत प्रश्न आते हैं। खैर पूरी पियाजी इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नों का तो हाल बेहाल है। यहां पे हर चीज महत्वपूर्ण है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल हो गया और अंतः प्रज्ञात्मक हो गया। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की क्या विशेषता है? ये 4 विशेषता लिखा रहा हूं। चारों में से 3 इतनी गजब की विशेषताएं हैं जिन पे कोई 50 बार प्रश्न आए हुए हैं। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में पहली विशेषता पाई जाती है आत्म केंद्रित सोच। कौन सी सोच? आत्म केंद्रित सोच। आत्म केंद्रित सोच किसको बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म लिख लो, पहली विशेषता आत्म केंद्रित सोच। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है बताओ? बहुत प्रश्न आएंगे। एक तो नाम तो कम से कम, ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, ये तो याद रखना कि कहां पाए जाते हैं। अर्थ समझ में नहीं आए तो भी क्या पता काम चल जाए, बाकी चलेगा नहीं। आत्म केंद्रित सोच, 3 या 4 प्रश्न इससे पूछे गए। ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित का मतलब होता है मैं जो सोचता हूं वो सही है, मेरा दृष्टिकोण एकमात्र सही है, तुम्हारा दृष्टिकोण सही नहीं है, मैं अपनी सोच को एकमात्र सत्य मानूंगा, दूसरों के विचारों को महत्व नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित सोच। अब इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछेगा। एक तो आत्म केंद्रित सोच कहां पाई जाती है, दूसरा प्रश्न पूछेगा किस सोच के अंतर्गत बच्चा दूसरों के विचारों को अस्वीकार कर देता है, केवल अपने विचारों को सही मानता है, आत्म केंद्रित सोच। तीसरा प्रश्न यहां से यह पूछा गया है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में कि 3 पर्वतों की समस्या पे प्रयोग कहां किया गया? 3 पर्वतों की समस्या पे प्रयोग इस पे किया गया था। 3 पर्वत क्या थे? एक
पहाड़ है, उस पहाड़ पे 3 पर्वत ऐसे आकृति बनी हुई हैं। एक पर्वत पे ये बना हुआ है, एक पर्वत पे ये बना हुआ है। अब वो 3 आकृतियां उसने अपनी बेटी को दिखाई जो 2 से 4 वर्ष के मध्य थी, और कहा कि बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो उस लड़की ने देखा और देख के कहा कि एक पे तो मोड़ा हुआ पहाड़ है, व्यक्ति है, एक के ऊपर जो है वो क्रॉस का चिन्ह है, ठीक है, एक व्यक्ति, एक पहाड़ पे किसी व्यक्ति को लटकाया हुआ है ईसा मसीह की तरह। तो इस प्रकार उस बच्ची ने अपनी तरफ से व्याख्या कर दी। इसने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, तू ढंग से देख। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं जो देख रही हूं वो एकमात्र सत्य है, आप जो बता रहे हो वो सही नहीं है। तो उसने इस विशेषता के आधार पे बताया कि ये इगोसेंट्रिज्म होता है जो बच्चे में 2 से 4 वर्ष में पाया जाता है। यहां पे बच्चा दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करेगा, उसे लगता है कि जो मैं देख रहा हूं वही सत्य है, बाकी चीजें क्या है, झूठ है। मैंने जो देखा है वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब क्या होगा, झूठ होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म। बताओ समझ में आ गया। एक 3rd ग्रेड 2013 में यहां से एक प्रश्न आया था कि बच्चा है वो ऐसे सोचता है कि कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आज बादल हो रखे थे, आप बाहर निकले और आपने एक बादल को देखा, और बादल को देखने के बाद आप चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद आपकी नजर यूं ही पड़ी तो देखा कि जो बादल 500 मीटर पहले था वो बादल कहाँ आ गया, तुम्हारे सिर के ऊपर। और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये दिक्कत हो रही है, बता मैं चाल रहा हूं तो चल रहा है, मैं रुक जाऊं तो रुक जाए, वो मेरे पीछे क्यों पड़ गो। तो यो जो आपने सोच है कि वो बादल मेरे पीछे कर रहे हैं, इनने भी आपा क्या बोला, ईगोसेंट्रिज्म। तो 5 प्रश्न आ गए अब तक, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये समझ में आ गया ईगोसेंट्रिज्म क्या है। लिखो, बच्चा अपने ही सोच को एकमात्र सत्य मानता है। बच्चा अपने ही सोच को एकमात्र सत्य मानता है। दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। अपने ही सोच को एकमात्र सत्य मानता है, दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। इसे अहम भाव भी कहा जाता है। इसे अहम भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अहम भाव। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। लिख लिया। इस समस्या पे 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। यह भी आया हुआ प्रश्न है। इस पे 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। तीन पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। देखो 5 टाइप के प्रश्न आ गए इस पे। इगोसेंट्रिज्म कहां पाया जाता है, तात्पर्य क्या होता है, किस पे प्रयोग किया गया है, अहम भाव इसी को कहा गया है। अहम भाव का मतलब क्या है कि कोई बादल मेरा पीछा कर रहा है, परछाई मेरा पीछा कर रही है, ये सब इगोसेंट्रिज्म होता है। दूसरी विशेषता है इगोसेंट्रिज्म के बाद इसकी सजीववाद, एनिमिज्म। सजीववाद, इसको एनिमिज्म हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आए इस पे। सजीववाद या एनिमिज्म क्या होता है? सजीववाद या एनिमिज्म, हर गतिशील वस्तु सजीव। ये मार्कर चल रहा है सजीव है, फैन चल रहा है सजीव है, एसी चल रही है सजीव है, ट्रेन चल रही है सजीव है, गाड़ी चल रही है सजीव। जिस भी वस्तु में गति है वो वस्तु सब क्या कहलाएगी? सजीव कहलाएगी। यानी बच्चा सजीव और निर्जीव में डिफरेंस नहीं कर पाता, इसको एनिमिज्म का दोष बोलते हैं। अब 2-3 टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, उदाहरण दे सकता है, खूब सारे एग्जाम्पल आते हैं इस पे। एनिमिज्म की प्रवृत्ति कहां पाई जाती है, माइंड में रखना है। सजीववाद क्या है,
जीववाद क्या एक ही बात है। अब उदाहरण दे दिया, ऐसा प्रश्न आ गया, एक बालक खेलते खेलते गिर जाता है और गिरने पे सड़क को जोर जोर से पीटना स्टार्ट कर देता है। देखा होगा आपने, वो इसलिए पीटता है कि सड़क ने मुझे गिरा दिया, ये एनिमिज्म है। दीवार से भिड़ गया और अपन कहते हैं बेटा दीवार ने तेरे को मारा, इसका 2 लगा दे खींच की, और वो टाबर जाके भी दीवार का 2 लगा हुआ, 2 खुद का और लाग जाए बेचारा के। लेकिन वो बच्चों खुश हो जाए कि कम से कम मैं इन दंड तो दियो। यानी उस दीवार को क्या मानता है, वो सजीव मानता है। एक 3rd ग्रेड में ऐसे प्रश्न बहुत आए थे, भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करना। बच्चा कहता है कि आज यार मौसम बड़ा खूबसूरत है यार, बेईमान सा हो रखा है। मौसम में की बेईमानी होगी बताओ? होता है, मौसम बड़ा हसीन है, मौसम बड़ा बेईमान है, चंद्रमा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, आज सूर्य बड़ो नाराज हो रहे है, ए बादल बड़ा बड़ा हंस रहे हैं आज तो। ऐ की जो बात कराना था, बस सब क्यों है, एनिमिज्म हुआ है। क्यों है वो भी एनिमिज्म। ये इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, याद रखना, लिख लो। प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझना, उदाहरण आएगा याद रखना, जो मैंने बताया कोई भी आ जाएगा। प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझना, भौतिक घटनाओं, प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझना, भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करना, भौतिक घटनाओं का क्या करना, मानवीकरण। जैसे सूर्य नाराज है, आज सूर्य क्या है, नाराज। ऐसी बातें जो अपन करते हैं ना, वो एनिमिज्म में आता है। सूर्य नाराज है, बादल बड़े खुश हैं, मौसम ने देख के थारो मूड बदलिया करेगा, कोई फर्क कौन पड़ेगा तारे, इन खे नीरस हो जानो लाइफ में, मगर मौसम कोई फर्क कौन पड़े तारे पर, बताओ। सुनना क्या होगा थे, पत्थर हो गए तुम लोग। मौसम का फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ रहा है इसका मतलब जिंदा हो तुम, तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं, तो खत्म है। ये उदाहरण याद रह जाएगा कि एक बच्चा गिर जाने पे सड़क को जोर जोर से पीटता है, दीवार को पीटता है, ये कौन सी प्रवृत्ति है, एनिमिज्म, ठीक है ना। वो हर चलती हुई चीज को गतिशील मानता है कि यार इस ट्रेन को, इस बस के किसी बच्चे ने लात मारी तो कहता है क्यों मार रहे हो इसको, इसके दर्द हो रहा है, ठीक है ना, पत्थर को दर्द हो रहा है। ये सब बातें जो बच्चा करता है वो सब क्या होता है, एनिमिज्म। तो एग्जाम्पल कैसे भी आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट विशेषता है। तीसरी विशेषता लिखो आप इस अवस्था में, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। इसमें भी बहुत प्रश्न आए। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बताओ। केंद्रीकरण होता है वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान देना। क्या देना, वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान देना। ये विशेषताएं आगे जाके अगली अवस्था की विशेषताएं बन जाएंगी, याद रखना। जैसे ऐसे आपने देखा होगा कई बार अपन बच्चे के सामने क्या करते हैं, 2 गिलास लेके गए कि बेटा ले जूस पी ले। बच्चा कौन से गिलास को लेगा, इसको लेगा। आप कहोगे बेटा इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, बराबर क्वांटिटी है, ये ले ले, एक ही बात है। आप जितनी जिद कर लेना, बच्चा इस गिलास को नहीं लेगा, वो कहेगा मैं तो यही लूंगा। आप कितना ही उसको आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई का ज्ञान दे दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा कहेगा मैं तो यही लूंगा। एक तो ये प्रयोग किया गया, एग्जाम में आएंगे ये प्रयोग क्या किया गया, यानी बच्चा केवल वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसको अपन सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। वो दूसरे पक्षों को समझ नहीं पा रहा है कि इसकी लंबाई की पूर्ति, इसकी चौड़ाई बढ़ा के भी तो की जा सकती है, लेकिन वो नहीं समझेगा। दूसरा प्रयोग किया गया कि बच्चे के सामने गोलियां रखी गई, 9 गोलियां, और कहा गया है कि बेटा कौन सी गोलियां लेगा, तो बच्चा कौन सी गोलियां लेगा, ये वाली लेगा। आप कह दो कि बेटा ये भी 9 ये भी 9, कहे नहीं 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 मैं तो ये लूंगा।
मैं तो ये लूंगा। तो ये कांच की गोलियां उसके सामने रखी गई, तो बच्चे ने इनकी बजाय किसको चुना? इनको चुना। उसका दृष्टिकोण समझ रहे हैं आप? वो वस्तु के मात्र एक ही पक्ष पे ध्यान दे रहा है, दूसरे पक्ष को सोच ही नहीं रहा है। ये सेंट्रलाइजेशन है। जैसे तुम लोग सोचते हो, आप लोग कई बार प्रॉब्लम लेके आते हो कि सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ किसी ने ये चीट कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। हम सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं आज भी। जबकि पियाजे कहता है कि जिस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया वो लगभग 7 से 11 वर्ष में सेंट्रलाइजेशन को छोड़ देता है, किशोरावस्था में कंप्लीट छोड़ देता है। लेकिन तुम्हारा सबका दृष्टिकोण सेंट्रलाइजेशन है। तुम एक ही पक्ष पे ध्यान दे रहे हो कि वो छोड़ के चला गया, जबकि ये नहीं थे सोच रहे कि यार वो गया, इसका मतलब लाइफ में कुछ और अच्छा आने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन ये है। तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब कुछ बेटर होने वाला है, ये मान के चलिए। डिसेंट्रलाइजेशन है। ये जितने बिजनेसमैन होते हैं ना, ये लाइफ के हमेशा दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ये किसी भी बुरी से बुरी घटना होती है ना, जब ताज होटल पे हमला हुआ तो रतन टाटा निराश नहीं हुआ, वो दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया उसने। समझ रहे हो आप? ये अलग टाइप के लोग होते हैं, इसलिए इतने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं यार। ऐसे थोड़ी है कि जो रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड के पास गया था कि नहीं संभलती यार, लो खरीद लो यार, हमारा संभालो, दिवाला निकाल दिया इस टाटा ने गाड़ियां। तो उसने, फोर्ड ने क्या कहा? फोर्ड ने कितनी इंसल्ट की यार, तुम भारतीय लोगों से जब गाड़ियां बनती नहीं है तो क्यों फालतू की हेडेक लेते हो, ये हम लोगों को छोड़ दो ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है गाड़ियां बनानी। बोले मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हारी कंपनी का हैंड ओवर करता हूं कि नहीं करता हूं। रतन टाटा ने सोचा यार कितनी बड़ी बात बोली है इसने कि तुम इंडियन से जब गाड़ियां इंजन बनते नहीं है तो तुम ये मोटर व्हीकल बनाते क्यों यार, जरूरत कहां है तुम्हें, सोचा है क्यों तुम लोगों ने? हम लोग बना रहे थे ना, हमसे खरीद लेते। तो उसने, एक तो होता अपन निराश हो जाते यार, देख इतना बड़ा था, अपनी कंपनी को एकमात्र उम्मीद ये थी, वो तो डूब जाएगी, अब ये खरीदेगा नहीं, तो रोने लग जाते अपन रोते हैं ना, तो मत प्लीज मत छोड़ के जाना प्लीज बाबू, यार मैंने बहुत टाइम दिया है, तेरे बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। रोते हैं, बिलखते हैं, पैर पड़ते हैं उसके। बाबू कह रहा नहीं अब तो मैं नहीं रहूंगा, अब तो जाऊंगा। बाबू को इतना ही चाहिए। बाबू ने जब 2 बार पूछ लेने कोई ना, बाबू 7वां आसमान पर, बाबू देखा अब तो, अब मैं नहीं रहूंगा, देख यार मैं रह नहीं सकता यार, देख तू समझ नहीं सकती मेरी सिचुएशन, ठीक है। बाबू 7वें आसमान पे, सोना उसके पीछे पीछे। गलत है ये। रतन टाटा ने तुरंत फोन किया दिल्ली, मुंबई, और अपने जो भी टाटा मोटर्स के जितने एम्प्लॉयज थे, जितने भी मैनेजर थे, शेयर होल्डर्स थे, सबको बुलाया कि तुरंत मैं भी अगली फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूं, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूं। देखो क्या सिचुएशन होती है भी। नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, डूब जाएगी कंपनी। पॉजिटिव क्या हो सकता है, आप रिनोवेट कर दो। उस वर्ड्स ने इतने एनर्जेटिक, रतन टाटा आता है और वो एक स्पीच देता है कि उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला है, मैं चाहता हूं कि टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी बने कि जिन लोगों ने अपमान किया है वो जगुआर, लैंड रोवर एक दिन टाटा का पार्ट बने। सोच रहे हो? उसने कहा कि फैसला लेने पे सब लोगों ने कहा ये पागल हो चुका है, जो कंपनी डूब चुकी है, जिसका इंजन के बारे में लोग ये बात कर रहे हैं, वो कहां से उठेगी साहब। और साहब उसने ऐसा कमाल किया, आप ये देखो कि जो लैंड रोवर और फोर्ड वाली जो आपके जगुआर है, वो किसके अधीन है आज? टाटा प्रोडक्ट करती है उनको, टाटा बनाती है। देख लेना आपने नीचे, कितनी बड़ी चीज है ये। समझ रहे हो आप? हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन सोचो। जिंदगी में आपके साथ सबसे बुरा से बुरा हो रहा ना, तो भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, उसमें कुछ बहुत अच्छा भी छुपा हुआ है। और ये हमेशा तैयार रहना चाहिए इस अच्छे को ढूंढने के लिए। यही तो जिंदगी है, याद रखना। समझ में आ गया? केंद्रीकरण क्या होता है? एक ही पक्ष पे ध्यान देना। विकेंद्रीकरण क्या होता है? अलग अलग पक्ष पे ध्यान देना। कौन से 2 प्रयोग किए गए? गिलास और कांच की गोली। लिख लो। इस विशेषता पे गिलास व कांच की गोली का प्रयोग किया गया। इस विशेषता पे गिलास व कांच की गोली का प्रयोग किया गया। गिलास, कांच की गोली कितनी थी? 9,
गिलास व 9 कांच की गोलियों का प्रयोग किया गया। गिलास व 9 कांच की गोलियों का प्रयोग किया गया किस पे? केंद्रीकरण पे करोगे बताओ। सुननी क्या होगी, बोल लिया करो ये बोल बोल रोज ना कहेंगे नींद उठ जा। नहीं, वो दोपहर को टाइम हुआ ना, वो सोने को टाइम हुआ है, समझ रहे हो ना। तो नींद में नहीं कही तो कहन तो है मेरे बेटा कि 2 घंटा सो की भी चल गया, क्लास भी ले ली साइकोलॉजी के, मतलब दोनों फील सो आवे। मैं चाहूंगी पढ़ना कोई फील आवे। एक अंतिम विशेषता लिखना, बच्चा स्वयं से बातें करता है। स्वयं से बातें करना, कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं इसको। स्वयं से बातें करना, चुपचाप अकेलो बैठो बैठो बोल बो करे, खिलौना कैसा के बात कर वो करे, मेरी मम्मी वो पापा, ये सवाई माधोपुर आ गया, टोंक आ गया, अजमेर आ गया, अजमेर से होते हुए 200 फीट बाईपास होते हुए जयपुर पहुंच गया। खुद ही बोल बो करे, खेल बो करे। इन बोला स्वयं से बातें करना कलेक्टिव मोनोलॉग की प्रवृत्ति। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है? खुद से बातें करना। लिख लियो, स्वयं से बातें करना कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं। अब देखो, प्री कॉन्सेप्चुअल यहां पे कंप्लीट है। इसकी 3 विशेषता याद रखना, इगोसेंट्रिज्म, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, और एनिमिज्म। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट वाली मैंने एक्स्ट्रा में लिखाई है। अब इस पे आ जाओ आप, अंतःप्रज्ञात्मक। इसकी 2 ही विशेषताएं जो अपने को पढ़नी है। अंतःप्रज्ञात्मक, इसका कार्यकाल 4 से 7 वर्ष। अंतःप्रज्ञात्मक किसको बोलते हैं अपन? अंतःप्रज्ञात्मक का मतलब क्या होता है? बच्चा यहां सोचना शुरू करेगा। क्या करना करेगा? सोचना शुरू करेगा। यानी जादुई चिंतन की चीजें होती कैसे हैं। तो लिखो छोटी सी विशेषता, इस अवस्था में बच्चा सहज रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा सहज रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। सहज रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। सहज चिंतन जानो कि नॉर्मल वे में सोचनो, सहज रूप से चिंतन। एक वर्ड और भी आ सके, जादुई चिंतन कहां शुरू होता है? तो सहज चिंतन को जादुई चिंतन भी बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, सहज चिंतन को आप क्या कह सकते हो? जादुई चिंतन भी कह सकते हो। सहज चिंतन या जादुई चिंतन कहां होता है? यह अंतःप्रज्ञात्मक शब्द का तात्पर्य यही है कि बच्चा सहज या जादुई चिंतन करना शुरू कर देगा। लिख लिया। दूसरी विशेषता, साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे, यह आया हुआ प्रश्न है। दूसरी विशेषता लिख लो, साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे, साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। समझ गए? लेकिन इनके नियमों को नहीं समझ पाएगा, बाकी ये कर लेगा वो। ठीक है, दोनों विशेषताएं लिख ली। अर्थ पूछेगा तो साधारण मानसिक क्रिया बच्चा कहां करता है? अंतःप्रज्ञात्मक में। सहज या जादुई चिंतन कहां करता है? अंतःप्रज्ञात्मक में। एक प्रश्न यहां से ये बार बार पूछा जाता है कि अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था में सबसे बड़ी कमी होती है। एक तो होता है पलटावी गुण, सुना है नाम? पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी, इसका अभाव पाया जाता है। रिवर्सिबिलिटी, एक संरक्षण का गुण, एक वर्गीकरण, इन तीनों के गुणों का अभाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, लिख लेना। ये वैसे मैं अगली अवस्था में डिटेल से समझाऊंगा, बट यहां लिख लो आप। इस अवस्था में अंतःप्रज्ञात्मक में पलटावी, पलटावी का मतलब है रिवर्सिबिलिटी। संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। इस अवस्था में पलटावी, रिवर्सिबिलिटी, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के गुणों का
अभाव पाया जाता है, लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लेक ऑफ कंजर्वेशन और लेक ऑफ क्लासिफिकेशन। रिवर्सिबिलिटी क्या है? पलटावी गुण किसको बोलेंगे अपन, बताओ? पलटावी गुण क्या है? अरे रिवर्सिबिलिटी को मतलब है भी टाबर ने थे हैं, पूछोगा ना कि बेटा तेरे घर से स्कूल कितना दूर है, तो कह देगा मेरे घर से स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर है। फिर आप कहो कि स्कूल से घर कितना दूर है, तो कह देगा ये तो नहीं पता। आप कहोगे बेटा 5 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, तो कह देगा 500 पैसे हैं। फिर आप कहो बेटा 500 पैसे बराबर कितने पैसे रुपए होते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। यानी वो रिवर्स नहीं कर पाता है, प्रतिवर्तता नहीं कर पाता है, उल्टा नहीं कर पाता है। ये यहां की सबसे बड़ी कमी है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। संरक्षण का गुण जानते हो? कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब होता है बच्चा ये समझता है कि यदि पानी को बर्फ में बदल दिया तो वो बर्फ ही रहेगा। यदि संरक्षण का गुण आप में है तो बच्चा समझता है कि पानी को बर्फ में बदला जा सकता है, तो वापस बर्फ को पानी में बदला जा सकता है। यहां बच्चा ये समझता है कि पानी ने बर्फ में बदल दी तो वो बर्फ ही रहती, यानी उसमें कंजर्वेशन की योग्यता नहीं है। वर्गीकरण का मतलब ये वस्तु दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ये बच्चा तय नहीं कर पाता। तो ये तीनों चीजों का अभाव पाया जाएगा, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? अब अगली अवस्था अपन पढ़े मूढ़ संक्रियात्मक, वहां ये तीनों विशेषताएं गुण बन जाएंगे और यहां क्या बन गए ये तीनों विशेषताएं? अभाव। तो यहां तो आपको याद रखना है, अभाव पूछेगा कि पलटावी गुण कहां नहीं पाया जाता, या इसके स्थान पे एक नया नाम आ जाएगा प्रतिवर्तता। ठीक है, प्रतिवर्तता। ठीक है, ये कहां नहीं पाई जाती, तो पलटावी या प्रतिवर्तता एक ही बात है। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या है मैं कल लिखा दूंगा दोबारा से। वर्गीकरण का मतलब क्या है? वस्तुओं में तुलना या अंतर नहीं कर पाना। तो ये रिवर्सिबिलिटी वर्ड याद रखना आप। रिवर्सिबिलिटी कहां नहीं पाई जाती है? 4 से 7 वर्ष के मध्य जो है वो बच्चे में विलोमिता या पलटावी गुण नहीं पाया जाता। ये लिख लेना, कल मैं इनको डिटेल से समझा दूंगा। तीसरी और चौथी अवस्था आपकी बच गई।